Good morning everyone. Today we are going to study about electric current and drift velocity. In previous video we have studied about electromotive force and the difference between electromotive force and potential difference and types of charge carriers. So to define electric current, we usually say electric current is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor. In class 10th we have studied this definition. So electric current is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor. Means charge flowing through a cross section per unit time. Total charge, time taken, and that is Q by T. ये आपने 10th में पढ़ा था. तो अब जनरली अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो कभी भी चार्ज या चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो स्टीडली फ्लो नहीं करते हैं. स्टीडली फ्लो मतलब समझ रहे हैं कि एक कंटिन्यूएशन में एक नियत वेलोसिटी से फ्लो नहीं करते हैं. कभी कुछ चार्जेस ज़्यादा होते हैं, कभी चार्जेस कम होते हैं. तो इसलिए अलग अलग छोटे छोटे समय में हम स्टेडी फ्लो देखते हैं, लेकिन जब समय हमारा बड़ा होता है तो वो स्टेडी फ्लो नहीं होता है. ठीक है. तो इस केस में अगर हम इसी को मॉडिफाई करना चाहें अपने इस रिलेशन को, तो हम कह सकते हैं कि बहुत छोटे टाइम के लिए, अलग अलग समय के लिए अगर हम चेंजेस यानी चार्ज फ्लो पर यूनिट पर चार्ज फ्लो फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन मेजर करते जाएं और सभी को, और वो जो रेशियो होगा यानी बहुत छोटे समय में बहुत छोटा चार्ज ट्रांसफ़र, तब उसको हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट. ठीक है. तो और उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक निश्चित टाइम टी में जहां आपका लिमिट्स लगा के हम ये कहते हैं कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल हमने लिया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और उस केस में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हमारा क्या कहलाता है, यानी लिमिट दिस विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट. ठीक है. तो हम इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज करंट थ्रू अ कंडक्टर एट एनी टाइम is defined as the first derivative of charge with respect to time passing through a cross section of the conductor in a particular direction. अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब है. जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है तो आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था कि डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बहुत छोटा वेरिएशन डी बाई डी टी कर सकते हैं डेल्टा बाई डेल्टा टी को. यानी यही हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट IT हो गया. और इसी को हमने क्या कहा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन. और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं. बाकी आपको और सारी चीज़ें पता ही हैं कि इसको एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं. 1 एम्पियर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड या 1 कूलाम पर सेकेंड. ठीक है. और अगर हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी हो तो 1 एम्पियर वो करंट है जो किसी क्रॉस सेक्शन में 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकेंड में पार करता है या मूव करता है किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू. सो 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ये हम कह सकते हैं ऐसा. ठीक है. अब देखिए जनरली होता क्या है, जब कोई हमने एक सॉलिड कंडक्टर लिया तो उसमें से चार्ज कैरियर्स एकदम स्टेडली फ्लो नहीं करते हैं. ठीक है. वहाँ पे रैंडम इंटरेक्शंस भी होते रहते हैं, टक्कर होती रहती है. और इसके कारण अब आप देखिए, अगर एक वायर है तो वायर में यहाँ से अगर कुछ चार्ज कैरियर्स चलते हैं और जितने चार्ज कैरियर यहाँ से इधर मूव करेंगे, मान लीजिए यहाँ से मैंने बैटरी जोड़ी, एक सेल जोड़ा और इस तरह से मैंने एक कॉपर वायर है उसमें जोड़ लिया. अब आप किसी भी समय देखिए, जब यहाँ से करंट मूव कर रही है तो जितने भी चार्जेस हैं वो इधर से मूव करते हैं, इंटर करते हैं, उतने ही चार्जेस यहाँ से निकलते हैं. अब इसमें मेनली कहने का सेंस ये है कि जितने भी चार्जेस एक कंडक्टिंग वायर में इंटर करते हैं उतने ही निकल रहे हैं. इसका मतलब इस कंडक्टर के पास अपना खुद का कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है अभी के टाइम में. लेकिन अब ऐसे देखिए, अगर इसका नेट चार्ज देखा जाए तब तो जितना इंटर कर रहा है उतना निकल रहा है, यानी नेट चार्ज 0 हो गया. ठीक है. लेकिन
अगर हम कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर पता करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कंडक्टर वो मटेरियल है जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर होता है। तो फ्री चार्ज कैरियर का मतलब सीधा ये सेंस होता है कि उसके एटम्स के जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड है, यानी हल्का सा भी अगर हमने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उनमें चार्जेस एटम से निकल के बाहर मूव करने लगते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ फ्री चार्ज कैरियर्स हो गए। ठीक है, तो ये बात होगी। अब अगर मान लीजिए हमें कई एक प्रैक्टिकल केसेस हम लोग आगे साइक्लोट्रॉन में ऐसा पढ़ेंगे, तो वहाँ अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ऐसे सीधे चलने की जगह, तो क्या वो कोई करंट प्रोड्यूस करता है? तो उसके लिए आप सीधे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है 1 कूलाम चार्ज का, वो v वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, और ये मूव कर रहा है इधर की ओर स्मॉल v वेलोसिटी से। तो आपको पता है कि ये 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मैंने कहा किस वेलोसिटी से, v, तो ये टाइम पीरियड हो गया इसका। ठीक है, ये तो टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी अगर निकालें कि पर सेकंड वो कितना मूव कर रहा है, तो 1/ν ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, 1/ν यानी v/2 पाई r है ना। यहाँ ये न्यू है और ये v है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेलोसिटी है पार्टिकल की जो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम अब करंट देखना चाहें तो करंट क्या हो सकती है, चार्ज फ्लोइंग इन 1 रेवोल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। मतलब यही चीज़ तो होता है ना कि ये एक पूरे रेवोल्यूशन में कितना चार्ज फ्लो किया है ना, और इस तरह के कितने रेवोल्यूशन हुए है ना 1 सेकेंड में, तो वो कह देंगे करंट। तो वही चीज़ है, करंट अगर कोई सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या कह सकते हैं, चार्ज इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना चार्ज मूव किया, और इस तरह के कितने रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में हुए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कि कितना चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर गया। ठीक है, तो यहाँ से अब सीधे पता चल जाएगा ई है हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लिया ना, मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने ई ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया, और कितने रेवोल्यूशन पर सेकंड है, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, न्यू की वैल्यू कहाँ निकाले थे, ये निकाले थे, तो ये हो गया ई v/2 पाई r, और यही हमारी करंट कहलाती है अगर कोई पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो वो भी करंट प्रोड्यूस करता है। कहने का केवल ये सेंस है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो भी करंट प्रोड्यूस करता है। और ये जो क्या कहते हैं हम लोग ये देख रहे हैं, ये पूरा इसको हम लोग आगे अगले क्लासेस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे कि एक मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे हम मैग्नेटॉन पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग इसी के थ्रू पढ़ते हैं, वो आगे के चैप्टर्स में हमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटी हो गई। अब देखिए डायरेक्शन, जो आप लोग को 10th में भी बताया जाता है कि ये जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एक्चुअल चार्ज कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन की उल्टी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। ठीक है, और इस तरह से हमने बाकी सारी चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। तो आप डायरेक्शन भी याद रखिएगा कि कन्वेंशनल करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की अपोजिट डायरेक्शन होती है। अब दूसरा एक और चीज़ है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्यों है, ये इसकी तो दिशा है, हमने डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, अब देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग अगर कोई एक करंट इधर से आई गई, ठीक है, आई ये मान लीजिए I0 है, ठीक है, एक इसका पार्ट इधर मुड़ गया, एक तार ऐसे जोड़ा हुआ था जो उधर मुड़ गया, इसको मैंने I1 नाम दिया, इसको मैंने I2 नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ हम आगे चल के अभी हम और लॉस पढ़ेंगे तो हमको वहाँ एक मिलता है KCL, किरचॉफ्स
किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे किरचॉफ्स करंट लॉ, कि मतलब एक नोड पे जितनी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या जितनी करंट आ रही है उतने ही आगे बढ़ रहे हैं, यानी आई नॉट जो होगा वो I1 + I2 के बराबर होगा, ये करंट जो आएगी। तो अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बस हमें ये पता है कि I0 I1 + I2 के बराबर होगा। तो अगर हम इस तार को ऐसे मोड़ के ऐसे घुमा के ऐसे ले आएँ तो ये I1 ये वाला है और ये वाला ऐसे ऐसे लेके चले जाएं, ठीक है, क्रॉस ओवर हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये I2 हो गया। तो इसका मतलब I1 और I2 का एडिशन जो होगा वो अभी भी I0 के बराबर होगा, और ये सभी प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सकता है। करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब एक अगला टॉपिक है जो बहुत ज़रूरी है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कंडक्टर्स में करंट किस तरह से मूव करते हैं। तो कंडक्टर्स में करंट किस तरह से मूव करते हैं, कोई भी एक कंडक्टर है, दो केस बना लेते हैं, एक ये है एक ये, दोनों सेम कंडक्टर है, मान लीजिए सेम साइज़ के हैं, सारा कुछ इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। जब इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाइड है, ठीक है, तब इसमें चार्ज कैरियर्स तो हैं, फ्री चार्ज कैरियर भी हो सकते हैं क्योंकि ये कंडक्टर है, लेकिन थर्मली जनरेटेड हैं ये, मतलब थर्मली जनरेटेड मतलब हो सकता है ये फ्री कैरियर कैसे निकले हैं, एक एटम था वो गर्म हुआ किस तरह से, रबिंग से भी हो सकता है, कोई और प्रोसेस भी हो सकता है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, सरफेस में आ गया है इसके, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है। इस तरह के बहुत सारे चार्ज कैरियर रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे, ये है, रैंडम मोशन में। और ये मोशन में जब रैंडमली मूव कर रहे हैं तो ये, अगर हम ये कहें कि ये इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मान लीजिए सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड से लगभग मूव कर रहे हैं, टक्कर के बाद ये सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस अलग अलग है, यानी इनकी वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं। और चूंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं और इनकी संख्या मिलियंस में हो सकती है, बिलियंस में हो सकती है, जनरली जो है इनकी संख्या मानी जाती है कि एक कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम यानी पर मीटर क्यूब में ऑलमोस्ट 10⁻29 ये चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है, 10⁻29 यानी ये ट्रिलियंस की संख्या हो सकती है पर मीटर क्यूब में चार्ज कैरियर्स की। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर इतनी भारी संख्या में हैं और रैंडमली ओरिएंटेड हैं तो ओवरऑल वेक्टर सम इनकी वेलोसिटीज़ का वो क्या हो सकता है, ओवरऑल वेक्टर सम 0 होता है व्हेन बाहर से लगाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी इनकी 0 होगी। या फिर हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को अगर मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट करना हो वर्ड्स में, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए सभी की इंडिविजुअल एवरेज वेलोसिटी, इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ जो थी वो U1 U2 U3 थी और सो ऑन, इस तरह कह सकते हैं। इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ कितनी थी, मान लीजिए इस तरह के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, तो n से डिवाइड कर दिए, ओवरऑल एवरेज कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि ये सभी ऊपर वाले टर्म चूँकि वेक्टर हैं, वेक्टर रैंडमली ओरिएंटेड है, हर पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव मिल जाएगा और इस तरह से सारे कैंसिल आउट होकर 0 बना देंगे। अब अगर इसी कैरियर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया एक दिशा में, ऐसे इधर से इधर, तो ये जितने भी रैंडम ओरिएंटेशंस थे वो इधर इधर कुछ ये जो पार्टिकल्स थे, हर बार जैसे एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे टकराया फिर वो थोड़ा एक्सिलरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यानी हर पार्टिकल को एक एक्सिलरेशन फील होगा, हर पार्टिकल को एक एक्सिलरेशन फील होगा किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहे हैं तो असल में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो ये किधर होगा, पॉजिटिव साइड होगा कि निगेटिव साइड होगा, तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव साइड होगा। और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड डिफ्लेक्ट होंगे तो करंट एक्चुअली में किधर बहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो मानते हैं, यानी कन्वेंशनल करंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने में फ़ायदा क्या हुआ, ये जो रैंडम मोशन था इसको एक डायरेक्शन मिल गई और चार्ज कैरियर्स एक तरफ एक्सेलरेट होने लग गए और जिसके कारण से यहाँ पे
ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट का मतलब एक छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि छोटी छोटी डिस्टेंस मूव करना इलेक्ट्रॉन्स का एक साथ, ठीक है, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो ये देखिए क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के मैंने बताया ना कि पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेट फील कर रहे हैं। एक्सेलरेशन किसके कारण? फोर्स के कारण। कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मैं शुरुआत में ये कहता हूँ कि अगर इफ U1 U2 U3 एंड सो ऑन, मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आर रैंडम थर्मल velocities of n free, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स? n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसा कंडक्टर है? एक मेटल कंडक्टर मान लो। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज, ये थर्मल वेलोसिटी वर्ड समझ रहे हैं ना, ऐसे चार्ज कैरियर्स जो एटम से थर्मली जनरेटेड हैं, यानी एटम एक्साइट कैसे हुए हैं, एटम के आउटर शेल से बाहर कैसे आए हैं, थर्मली जनरेटेड, यानी टेम्परेचर बढ़ गया है तो बाहर आ गए हम। टेम्परेचर आपको पता है, फ्रिक्शन, रबिंग, इनमें से किसी भी तरीके से हो सकता है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? U1 U2 U3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? UN तक, n नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल माने, और ये 0 हो गई रैंडम ओरिएंटेशन के कारण, ठीक है। ये तो पहली एक बात हो गई, ठीक है। एक और चीज़ अब इसमें अगर हम मान लीजिए ऐड करना चाहें कुछ चीज़, तो क्या होगा कि इसकी ये जो कोई डायरेक्शन है, ये चूँकि ये ज़ीरो हुआ कैसे, ये नीचे वाले के कारण नहीं हुआ है, ये ऊपर वाले का समेशन एक वेक्टर समेशन है, और चूँकि डायरेक्शंस अलग अलग है तो वेक्टर की डायरेक्शन एडिशन 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद ये सभी चार्ज कैरियर्स छोटे छोटे एक्सिलरेशंस फील करते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन फील करेंगे तो इनकी वेलोसिटी में, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो यानी इनिशियल वेलोसिटी U1 U2 U3 थी, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया कैरियर में, यानी अब हमारा जो वायर है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए मैंने कहा कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जब हमने, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमें कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, यानी हर पार्टिकल को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन फील होगा, ठीक है। और हर पार्टिकल को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन फील होगा, वो कितना होगा उसको अब देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है और कौन सा पार्टिकल मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स हर पार्टिकल किस टाइप का है? इलेक्ट्रॉन है, तो हर पार्टिकल ई है, इलेक्ट्रॉन। तो आपने पढ़ा होगा फोर्स था QE, है ना, QE हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे Q है E, लेकिन कैसा? -E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इतना फोर्स हर पार्टिकल फील करेगा। अब जब ये फोर्स फील इतना करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। कितना होगा? मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट किया तो एक्सेलरेशन ए जो होगा फोर्स अपॉन मास। मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हैं जो फोर्स फील कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं सब। तो फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो ये पूरा ऊपर वाला न्यूमरेटर काम कर रहा है फोर्स का, m काम कर रहा है हमारा मास का। तो इतना एक्सेलरेशन हर पार्टिकल
फील करेगा, यानी एक्सेलरेशन हर पार्टिकल को कांस्टेंट फील होगा, कितना, -e/m। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी पता हो और एक्सेलरेशन पता हो तो हम न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से और इस्तेमाल करके हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी फील्ड अप्लाई होने के बाद की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फील्ड E, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद। सो ये थर्मली एक्वायर्ड एनर्जी जो होगी वो कुछ चेंज हो जाएगी। सो वेलोसिटी एक्वायर्ड विल बी वेलोसिटी एक्वायर्ड क्या होगी, v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a जो आपका एक्सेलरेशन है τ1। ये देखिए τ1 टाइम को रिप्रेजेंट किया है। ये पहले वाले पार्टिकल को मान लीजिए कि एक कोलिजन हुआ, अगला कोलिजन हुआ, अगला, तो ये एक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन निकला था ये u1 वाला इलेक्ट्रॉन था जिसकी वेलोसिटी u1 थी। कैसे u1 थी, मतलब कि एक टक्कर के बाद अगली टक्कर वो इधर इस वाले पार्टिकल से लड़ने वाला है, तो एक टक्कर के बाद अगली टक्कर के बीच में, अगली कोलिजन जो भी होने वाला है उसके बीच में वो कितना टाइम इलैप्स किया, τ1 टाइम इलैप्स किया। और इस τ1 टाइम इलैप्स करने में, यानी 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की, v1 वेलोसिटी अटेन की। इसी तरह दूसरे पार्टिकल के लिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, पहले टक्कर हुई, फिर सेकेंड टक्कर, यानी 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में उसने कितना टाइम स्पेंड किया, t2। ये τ2 वो टाइम है जिसमें उसकी कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, वो अगला कोलिजन करने वाला है। इस बीच में वो एक्सेलरेट भी हो रहा है, किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और कितना एक्सेलरेट, तो a एक्सेलरेट, तो उसके कारण उसकी वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की क्या हो जाएगी, u2 a τ2, है ना। इस तरह से, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ, ठीक है ना, इस तरह से हर पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल वेलोसिटी एवरेज अब निकालिए, तो आप क्या करेंगे, टोटल वेलोसिटी vd, इन्हीं को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हम देखेंगे vd है क्या। तो देखिए v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कितने हैं, n हैं, तो n से डिवाइड भी कर दिया, प्लस vn तक जाके। अब देखिए v इक्वल्स टू u प्लस एटी, u2 प्लस 82, u3 प्लस a33, हर अलग अलग पार्टिकल के लिए लिख लें। a τ1, u1 प्लस a τ1, देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3, ठीक है ना। देखिए गड़बड़ बार बार कर रहा हूँ, ये टाइम पे नहीं, ये एक्सेलरेशन पे लगेगा वेक्टर, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर होता। ये सारे कहाँ तक, n तक, un प्लस एक्सेलरेशन τn, एक्सेलरेशन सभी में कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी सारी हो गई, डिवाइड किससे करना है, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं तो n से। और ये सारी ये जो कोलिजन, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो वेलोसिटी अटेन हो रही है हर पार्टिकल की, उन सबको जोड़ दिया, एवरेज निकाल दिया, उससे डिवाइड कर, तो ये क्वांटिटी क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, क्योंकि ये ड्रिफ्ट के बीच में है। जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, यानी एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जब पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ये उस टाइम की वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो u1 u2 u3 सबको एक साइड ले लो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ऐसे ऐसे करके un तक, डिवाइड कर दो n से अलग, देखो n मैंने डिनोमिनेटर बांट दिया, प्लस a कॉमन ले सकते हैं सबने, अंदर यहाँ बच जाएगा τ1 प्लस τ2, बार बार वही, प्लस τ3, कितने, τn, और डिवाइडेड बाई क्या, n, ठीक है ना। अब ये समझ में आ रहा होगा, n से मैंने डिनोमिनेटर डिवाइड किया है, यहाँ तक अलग था। तो ये क्वांटिटी आपने पीछे देखी, ये 0 थी, तो इसको 0 कर दिया, प्लस ये कितना हो गया, a, इस पूरे τ1 τ2 τ3 ये क्या है, टोटल अलग अलग टाइम, कौन से, अलग अलग टाइम पीरियड जो 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में थे, इनको हम कहते हैं, ये जो मीन टाइम कहते हैं, ठीक है ना, या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कह देते हैं।
क्यों? क्योंकि रिलैक्स कर रहा है उस टाइम में, पार्टिकल कोई टक्कर नहीं हो रही, तो इसको रिप्रेजेंट पूरे क्वांटिटी को कर देते हैं टाउ से, ठीक है, 8 टाउ। तो यहाँ वी डी किसके बराबर हो गया? एक्सिलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाउ, जहाँ टाउ क्या है? टाउ 1 प्लस टाउ 2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एन। यहाँ एन पार्टिकल है, इसको क्या कहते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इस बीच में ये रिलैक्स कर रहा है पार्टिकल। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और हमें मिल गई, वी डी ए टाउ है, ए की वैल्यू हमने पीछे देखी थी, एक्सेलरेशन कितना था? माइनस में ई बाई एम, आपको याद हो तो एक्सेलरेशन कितना था? फोर्स डिवाइडेड बाई मास, है ना? तो ये वैल्यू यहाँ रख दे तो हो गया माइनस में ई टाउ बाई एम। और अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर लगा दीजिए, बाकी सारी स्केलर क्वांटिटी है। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है? ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है? अब देखिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। आपको पता था कि एक टक्कर और दूसरे टक्कर, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो समय है दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है? मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ डिस्टेंस, और अगर हम इसको डिवाइड किस स्पीड से कर दें, अगर हमें हर पार्टिकल को टोटल एवरेज लिया था तो उसी स्पीड को, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो वेलोसिटी थी हर पार्टिकल की जोड़ के उसको टोटल नंबर से डिवाइड किया था, तो वही बना था हमारा ड्रिफ्ट स्पीड। यानी इसको हम क्या देख दें? डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट स्पीड, यानी मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है वो क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, ठीक है ना? ये हो गया टाउ। तो यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन भी हमको मिलता है कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? मीन फ्री पाथ अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिसको रिवाइज करिए, थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा खुद से भी पढ़िएगा। थैंक यू।